नमस्कार दोस्तों, अशोक IAS में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कई दिनों से कई सारे लोगों का क्वेरी था कि सर साउंड क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो नहीं मिल रहे थे, लेकिन काफ़ी कोशिश करके उसको मंगाया गया और हमने प्रयास किया कि आपको बेहतर से बेहतर HD क्वालिटी दिया जाए, वो भी साउंड का और वीडियो दोनों का। तो हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा चीज़ें दे सकें। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने हमें बताया साउंड क्वालिटी जरा ठीक रहे, अब इस बार ठीक है। हमने पिछली बार GS के और करंट अफेयर के कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, कई सारे वीडियो भी बनाए हैं, आप लोगों ने कई सारे लोगों ने उसको देखा। आज हम लोग अभी करंट के एक मुद्दे को लेकर आए हुए हैं जो एग्जाम के मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, और यदि आप इंटरव्यू तक जा रहे होते हैं तो इंटरव्यू में तो पक्का पूछा ही जाएगा। तीनों एग्जाम को लेकर हम जो करंट अफेयर आपके सामने लाए हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसीलिए आज हमने करंट अफेयर के कई सारे सीरीज ना लगे, कोई एक ही क्वेश्चन लेके आए हैं। उसी मुद्दे पर हम लोग जो 10, 15, 20 मिनट जो भी होगा उसके माध्यम से चर्चा करेंगे। इसमें हम इसके पृष्ठभूमि, जिसे इंट्रोडक्शन कहेंगे, इसके बॉडी पर और कंक्लूजन सब पर जाएंगे कि आखिर प्री में क्या आ सकता है और मुख्य परीक्षा में क्या आता है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, उसका नाम है चाबहार बंदरगाह, और आपने सुना ही होगा कि ये इस समय बहुत ज्वलंत मुद्दा है इसका। इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। चाबहार है क्या? तो अगर जो आप मैप को थोड़ा सा देखें तो ये मैप हमारा साउथ एशिया का है, जिसे आप दक्षिण एशिया कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है वो हमारा दक्षिण एशिया कहलाता है, और इस दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश समुद्री सीमा में भी, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी हमारा भारत है। और इस भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, जिसे किसी एक देश के नाम पर किसी सागर का नामकरण हुआ है। यदि आप भारत को देख रहे हैं तो याद रखिएगा, भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो उसके पहले इसके दो टुकड़े हो गए थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान की ओर और एक पूर्वी पाकिस्तान की ओर, जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं। तो हुआ क्या, जब भारत आजाद हो गया और उसी आजादी के समय हमारे इस कश्मीर को लेने के लिए पाकिस्तान ने अपने कुछ सेना को कबायली, जो वहां की जनजातीय लोग थे, उनके भेष में महाराजा हरि सिंह के साम्राज्य पर अटैक करवा के और कश्मीर को हथियाने का प्रयास किया। उस समय कश्मीर हमारा अभिन्न अंग था नहीं, इसलिए हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते थे। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ पत्र पर जो भी विलय पत्र था उस पर हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने देश के सेनाओं को जम्मू कश्मीर भेजा रक्षा करने के लिए। लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी और कुछ उस समय के अनुसार शायद सही हो, लेकिन आज के अनुसार कुछ गलतियां हो गई थी। क्या थी, जरा हम आपको बता दें। वो ये कि यहाँ पर यदि आपको रेड डॉट दिख रहा हो तो आपको ये जानना चाहिए कि यहीं तक जैसे ही पहुंची हमारी सेना, जैसे ही आपने देखा कि पाकिस्तान की सेना यहाँ तक आई, बोल तो भारत की सेना इसको खदेड़ते हुए इस लाइन तक पहुंचा, तुरंत जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा हमारे यहाँ के जो माउंटबेटन साहब थे, इन सबके एक मध्य समझौता हुआ कि अब इसी को नियंत्रण रेखा मान लिया जाए और इस बात को लेकर चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। हमारे नेहरू जी को बहुत सारी चीजें पता थी, वो जान रहे थे कि यस, संयुक्त राष्ट्र संघ में न्याय होगा, लेकिन न्याय क्या जरूरत, वहां पे तो पश्चिमी शक्ति और रूस को कमजोर करने के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहती थी। इसका मतलब ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि जो भी आप एक डॉटेड लाइन के ऊपर देख रहे हैं, जो ये वाला सारा पोर्शन है, आज इसी को हम लोग क्या कहते हैं, POK कहते हैं। और ये पूरा का पूरा POK किस में है, पाकिस्तान में है। यद्यपि भारत इसको अपना पूर्णतया मानता है और इसको हासिल करने में प्रयासरत है। आगे अगर जो आप थोड़ा सा हम आपको बताएं तो इस POK के तरफ पूरब में इधर की ओर आप जाएंगे तो ये वाला आपका कहलाता है LAC।
बोले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये एक्साई चीन वाला पार्ट है जहां पर चाइना ने इसको कैप्चर कर रखा है। इधर का पार्ट चीन की तरफ और पश्चिमोत्तर का पार्ट पूर्णतया से पाकिस्तान में। और ध्यान दीजिएगा, भारत, आप अक्सर आपको बताया जाता है कि भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा मिलती है, तो आपको पता चलना चाहिए ये वही पार्ट है जिसको आप लोग पढ़ते हैं डूरंड रेखा। सुने होंगे, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य पाई जाती है। और ये भी जनरल नॉलेज में पूछा जाता है किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है, तो वो भी अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर की। अगर जो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एक देश है जिसका नाम है ताजिकिस्तान, इधर एक देश है जिसका नाम है चाइना, और इधर ये एक ऐसा देश है जिसका नाम है भारत, और ये देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान, भारत, चीन और ताजिकिस्तान पर अफगानिस्तान की जो सीमा मिलती है उसको कहते हैं वाखान गलियारा। वर्तमान में बहुत चर्चा में है, जरा याद रखिएगा, ये वाखान गलियारा हमारा अफगानिस्तान, ये हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान है, और ये हमारा पड़ोसी देश जिसका नाम पाकिस्तान है। तो याद रखिएगा, जब पाकिस्तान ने भारत के इस कश्मीर वाले क्षेत्र को कैप्चर कर लिया तो भारत का संबंध पूर्णतया ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान से कट गया। और जानकारी के लिए हम आपको ये बताएं कि भारत के समाजवादी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और रूस एक समाजवादी देश था। ये दोनों समाजवादी आपस में मिल ना पाए, इसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर जो चाल खेली, उसी का परिणाम हमारा पीओके है। सोच लीजिए, अगर जो पाकिस्तान पीओके को छोड़ देता तो भारत की सीमा सीधे चीन से रूस से मिल जाती, अफगानिस्तान के थ्रू। और यदि ये दो ध्रुव आपस में भारत और रूस इकट्ठे हो जाते तो पश्चिमी शक्तियों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत की सीमा रूस से मिले, इसलिए उन्होंने पीओके को पाकिस्तान में जाने दिया और जवाहरलाल नेहरू को रोक लिया। जबकि आपको हम बताएं कि जब हमारी भारतीय सेना इनको खदेड़ते हुए इस जगह पर पहुंच चुकी थी तो वो दिन दूर नहीं था जब पूरी तरह से कश्मीर से पाकिस्तानियों को भारत से बाहर कर दे। लेकिन उनकी कूटनीति में हमारे प्रधानमंत्री फंस गए और आज पीओके पूर्णतः पाकिस्तान में हो गया। और इसी पीओके से चाइना की, आपको पता होगा, ओबोर परियोजना जाती है, जिसके कारण भारत उसमें सम्मिलित नहीं हुआ है। तो ये हम इतिहास आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका संबंध पूर्णतः हमारे वर्तमान से है। अगर आपको वर्तमान बेहतर ढंग से समझना है तो आपको इतिहास तो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी विकास तभी हो पाएगा जब आप इतिहास समझते होंगे। जिस भी वस्तु का या चीज का, विचारधारा का इतिहास नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे जिसकी बात करें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारत का जो सीमा रेखा डूरंड लाइन था वो अफगानिस्तान से कट गया। यद्यपि आज अभी हम सिद्धांत के रूप में मानते हैं कि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य मिलता है, जो कि वाखान गलियारा से जुड़ता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं है। इस बात की फायदा उठाया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने जब पीओके को ले लिया तो अब भारत को अफगानिस्तान जाने में पहुंच मुश्किल हो गया। क्योंकि अब भारत अगर जो अफगानिस्तान जाना चाहता है तो भारत पाकिस्तान से रास्ता मांगेगा, और पाकिस्तान कभी भारत को रास्ता नहीं देगा कि आप अफगानिस्तान जाएं। अब ये अलग मैटर करता है कि भारत अफगानिस्तान जाना ही क्यों चाहता है। तो दो चीजें सिर्फ बताना चाहेंगे कि यदि आपने नाम सुना हो गोल्डन ट्रायंगल, नाम सुना होगा आपने, गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज, और एक आपने सुना होगा गोल्डन, यहीं पे एक अफगानिस्तान में एक तरफ है और एक तरफ यहाँ पर म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमा पर है। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम के उत्पादक देश हैं। आईएएस की मुख्य परीक्षा 2018 या 19 में ऐसे पूछा हुआ था कि भारत दो बड़े अफीम उत्पादक देशों के मध्य में बसा होने के कारण भारत में होने वाले तस्करी के परिणामों की समीक्षा कीजिए। तो याद रखिएगा, फिलहाल अब अगर जो भारत अफगानिस्तान जाना चाहता है और पाकिस्तान इसको रास्ता न दे तो भारत कैसे जाएगा? हाँ, तो हवाई जहाज से चले जाना चाहिए।
सीधी सी बात है, यदि भारत को अफगानिस्तान में जाना ही है तो हवाई जहाज से जा। लेकिन आप सोचिए हवाई जहाज की सेवा कितनी महंगी पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती है। जैसे यदि भारत के उत्तर प्रदेश से गोवा तक, भारत के उत्तर प्रदेश से गोवा तक 10 टन गेहूं ले जाने में जितनी खर्चे होती है उससे कम खर्चे होती है हमारे तिरुवनंतपुरम से ऑस्ट्रेलिया जाने में। याद रखिएगा, जल मार्ग बहुत सस्ता मार्ग होता है। तो अब पिछली सरकार की गलतियों को भुलाते हुए वर्तमान सरकार ने क्या काम किया कि उसके महत्व को समझा और अब अफगानिस्तान जाने के रास्ता को ढूंढने लगा। तो यद्यप वर्तमान सरकार पीओके को हासिल तो नहीं कर पाई है, लेकिन फिलहाल प्रयासरत है। तो अब इधर से अगर जो अफगानिस्तान जाने का रास्ता बंद है तो फिक्स है भारत इधर से जाने का प्रयास करेगा। और आपको हम बता दें कि ये हमारा जो देश है इसका नाम ईरान है। ईरान जिसके राष्ट्रपति इस समय हसन रूहानी है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। देखिए भारत सरकार ने ईरान सरकार से एक समझौता किया और ये कहा कि हम अफगानिस्तान में जो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए हुए हैं, वहाँ की संसद को जो बना रहे हैं, वहाँ की जो सड़क है बना रहे हैं, और अफगानिस्तान में ही एक बांध है जिसका नाम आपने सुना ही होगा, जिसने पूछ चुका है, सलमा बांध। ये कहाँ पर है? तो ये आपका अफगानिस्तान में है। उसको बनाया। इन सब के सुरक्षा के लिए भारत की यहाँ पर उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा आपको पता होगा अफगानिस्तान में है काबुल, अफगानिस्तान में है गांधार, नाम सुना होगा आपने, और यहीं पर हिंदुकुश नामक पर्वत है और एक ऐसा एरिया है जहां पर शिक्षा तथा इंटरनेट इन दोनों की पहुंच बहुत दूर है। और इन दोनों की पहुंच के अभाव में पाकिस्तानी जनसंख्या इस पर्वतीय इलाके को आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप के रूप में प्रयोग करती है और यहाँ से उत्पन्न आतंकवादियों को वो भारत में निवेश करती है ताकि भारत अंदर से कमजोर हो। अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्ट वार ना करके प्रॉक्सी वार करता है और वो सोचता है जहां से आतंकवादी आ रहे हैं उसी को खत्म कर दिया जाए। इसके लिए भारत अफगानिस्तान जाना चाहता है और ये रास्ता भारत ईरान से होते हुए जाना चाहता था। इसलिए ईरान की सरकार से कहा कि आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो आप जाने ये जो जगह है, ये डॉट लाइन जो पूरा हम आपको बना के बिगाड़ दिए हैं, ये हमारा और कुछ नहीं है, ये फारस की खाड़ी है। और आपको पता होना चाहिए फारस किसे कहा जाता था? जहाँ पे फारसी बोली जाती थी। और फारसी कहाँ बोली जाती थी? ईरान में बोली जाती थी। और ईरानी कौन से हैं? मुसलमान में है। मुसलमान में कौन से मुसलमान है? शिया मुसलमान है। बाकी आसपास के कौन से मुसलमान हैं? सुन्नी मुसलमान हैं। और शिया और सुन्नी का आपस में पटता नहीं है। अब भारत सरकार, याद रखिएगा, ये कौन सा देश है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सारे मुस्लिम कंट्री का नेता है। फिलहाल हम अपने मूल पॉइंट पर जाते हैं। तो भारत सरकार ने ईरान के सरकार हसन रूहानी से कहा, आप हमें अपने इस जगह को, जिसका नाम चाबहार है, इस बंदरगाह को डेवलप करने का मौका दीजिए। ये ईरान का एकमात्र महासागरीय बंदरगाह है। ईरान ने कहा ठीक है, ले लेते हैं। और ये बात शायद 2014 में मोदी सरकार के आने की बात की है। अब मोदी सरकार ने इस चाबहार बंदरगाह को डेवलप करना शुरू किया। 2016 की शायद बात है। क्यों शुरू किया, जरा इसको भी हम थोड़ा आपको बता दें। चाइना की सरकार ओबोर परियोजना के तहत, जिसे आप वन बेल्ट वन रूट कहते हैं, सिल्क परियोजना थी, इस रास्ते को भारत के इस पीओके से होकर और पाकिस्तान के इस जगह पर, जिसका नाम आप लोगों ने क्या रखा है? ग्वादर। ये पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। और पाकिस्तान का ये वाला जो तट है, इस तट को कहा जाता है मकरान तट। यानी कि ग्वादर बंदरगाह जो कि पाकिस्तान में है और भारत के पश्चिम में है, ये पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित है और यहीं पर कराची है। अब चाइना यहां से आकर ग्वादर बंदरगाह पर
अपना निवेश करता है और 46 अरब डॉलर की एक सीपेक परियोजना लाता है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके माध्यम से वो ग्वादर को और मजबूत करके अपनी नेवी, अपनी सेना, अपने माल आदि को यहाँ पर लाके भारत को कमजोर करने का प्रयास करता है। भारत सरकार ने इस ग्वादर बंदरगाह को कमजोर करने के लिए ईरान से समझौता कर लिया और ईरान से समझौता करके जब चाबहार को विकसित करना शुरू किया तो ग्वादर को चाबहार ने प्रतिसंतुलित कर दिया। इसका सीधा सा तात्पर्य हुआ कि यदि चाइना ग्वादर का इस्तेमाल भारत के लिए करता है तो इंडिया ईरान के चाबहार का इस्तेमाल ग्वादर, पाकिस्तान और चीन तीनों के लिए कर सकता है। अब चाइना टेंशन में कि हमने तो उसको ईंट मारा था इंडिया को और इंडिया ने हमें पत्थर मार दिया, और ये कहीं ना कहीं भारत की बड़ी कूटनीतिक विजय थी। और आपको बता दें, ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है। अब यहाँ पर बात आती है कि वर्तमान प्रसंग क्या है। वर्तमान प्रसंग ये है कि 15 जून को गलवान घाटी, ये जो नीली लाइन आपको दिख रही है, इसी डॉट लाइन पर दो पर्वत के बीच में छोटी सी नदी है जो श्योक नदी की सहायक नदी है, गलवान। उसी गलवान घाटी के पास में चाइना के कुछ लोगों ने भारत के 20 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बदले में इंडिया ने लगभग 40 से 50 लोगों को मारा, वहां की सेना को। इस बात को लेकर भारत और चीन के मध्य में बड़ी कोल्ड वार चल रहा है। अगर जो हम भारत और चीन के मध्य के इस वैचारिक युद्ध, व्यापारिक युद्ध आदि को युद्ध डायरेक्ट ना कहें तो कोल्ड वार ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसका बड़ा उदाहरण है भारत द्वारा 59 चीनियों पर प्रतिबंध लगाना, याद रखिएगा। अब भारत और चीन का इसमें पट नहीं रहा है। भारत अपने दुनिया में विशिष्ट प्रकार के देशों को अपनी खेमे में कर रहा है कि क्या पता कल चाइना इंडिया से युद्ध कर ही ले तो भारत भी अपनी स्थिति को मजबूत रखे। चाइना इस विषय पे अकेले पड़ता जा रहा है क्योंकि कोरोना के चलते दुनिया के बहुत सारे देश, आपको पता होना चाहिए, दुनिया का एक संगठन है QUAD, जिसे क्या कहा जाता है, चतुर्गुट। और इस चतुर्गुट के जो सबसे महान खिलाड़ी हैं वो है US, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चार के चारों देश चाइना से खार खाए बैठे हैं और हिंद महासागर में अक्सर सैन्य अभ्यास करते रहते हैं चाइना के खिलाफ। अब चाइना ने क्या काम किया, तो भारत को कमजोर करने का प्रयास किया और भारत को कमजोर करने के लिए उसने चाणक्य की नीति अपनाई। वो भी चाणक्य को जानता है क्योंकि चाणक्य सर कहा करते थे कि यदि मजबूत दुश्मन को हराना है तो उसके पड़ोसियों को अपने अंडर में कर लो। और भारत के ठहरे पड़ोसी ऐसे लुल्ले पुंजे वाले जो बेचारे 100 रुपए के लिए मर रहे हैं। श्रीलंका ने अपना हम्बन टोटा बंदरगाह ही चाइना को दे दिया। बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल, आपको पता है नेपाल तो इस समय कह दिया है कि हमारे अयोध्या नेपाल में था, कोई बड़ी बात नहीं, नेपाल भी तो इंडिया में था। और इधर भूटान, भूटान तो फिलहाल इंडिया का ही है। पाकिस्तान, ऐसे सारे देशों को अपनी तरफ कर रहा है। उसने सोचा था कि यदि ग्वादर पे हमें इंडिया चाबहार के तहत प्रतिसंतुलित कर देगा तो उसने जाल फेंका। किसके ऊपर जाल फेंका? ईरान के ऊपर जाल फेंका और इस जाल में ईरान को फंसा लिया। और इत्तेफाक की बात ये देखिए कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य इस तरह से है कि ईरान ना चाहते हुए भी चीन के साथ समझौता कर रहा है। और इसका कारण यदि कोई है तो उसका कारण या आप जान लीजिए, CAATSA, जिसे आप कह सकते हैं काटसा। ये क्या है सर जी? ये एक प्रतिबंध है, याद रखिएगा। ये एक प्रतिबंध है जो कि यूएस का है। अमेरिका ने काटसा अधिनियम अपनी संसद में पारित किया और इस अधिनियम में कहा कि हर वो देश, हाँ याद रखिएगा, इस अधिनियम की क्या खास बातें हैं। काटसा अधिनियम पारित होने के बाद अमेरिका ने कहा कि अमेरिका के जितने दुश्मन देश हैं उस दुश्मन देश से अमेरिका का कोई भी मित्र देश व्यापार कदापि नहीं कर सकता है। ये किस कानून के तहत बनाया गया? अमेरिका के काटसा अधिनियम के तहत बनाया गया। अब देख लेते हैं कि आखिर में अमेरिका का दुश्मन कौन कौन है।
अमेरिका का दुश्मन 3 महत्वपूर्ण है। एक जिसकी हम चर्चा ही कर रहे हैं, ईरान बहुत बड़ा दुश्मन है। अब ये बात आती है, सर ईरान कैसे दुश्मन हो गए? हमने तो हमेशा रूस को सुना है। तो ये अंतरराष्ट्रीय की राजनीति की बातें हैं, इसको हम कभी बताते रहेंगे, बस अभी इतना थोड़ा सा जान लीजिए। ईरान इसलिए दुश्मन है अमेरिका का क्योंकि ये शिया है, पहली बात। ये शिया मुसलमान है, पहली बात। और इसलिए दुश्मन है अमेरिका का क्योंकि सऊदी अरब और इजराइल ये दो के दोनों पक्के मित्र हैं अमेरिका के। अमेरिका के पक्के मित्र सऊदी अरब और इजराइल हैं। सऊदी अरब कभी भी ईरान को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहता, और सऊदी अरब के तेल के खर्चे पर अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खड़ी हुई थी। अब वो सऊदी अरब को मजबूत रखना चाहता है, इजराइल को मजबूत रखना चाहता है, इसलिए वो ईरान को कमजोर रखना चाहता है। पहला कारण अमेरिका का ईरान से दुश्मनी का। दूसरा कारण है ईरान का संबंध, याद रखिएगा, ईरान का संबंध सीधे किससे है? रूस से है। जिस प्रकार से अमेरिका सऊदी अरब को सहायता देता है, उस प्रकार से रूस ईरान को सहायता देता है। दूसरा बड़ा कारण था। फिलहाल आते हैं तो काटसा अधिनियम, जिसके तहत अमेरिका का सबसे खतरनाक दुश्मन हुआ ईरान, और दूसरा है नॉर्थ कोरिया, जिसे आप कहते हैं उत्तर कोरिया। सुना ही होगा नाम आपने। ईरान, नॉर्थ कोरिया और एक जो जन्मजात शत्रु है उसका नाम है रसिया। ये ऐसे 3 देश हैं जो काटसा अधिनियम के तहत आते हैं, और अमेरिका ने कहा है कि जितने भी उसके मित्र देश हैं वो इन तीनों से कोई व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक लोच हो गया। क्या लोच हुआ? लोच ये हुआ, अब हम कार्ड को थोड़ा मिटाना चाहेंगे। देखिए, लोच ये हो गया कि हम नॉर्थ कोरिया से तो फिलहाल हमारा कोई संबंध ही नहीं, छोड़ देते हैं उसको, वो अपने आप में मस्त रहता है। रूस हमारा पक्का पार्टनर है, और भारत के जो हथियार हैं उसका 68% कहाँ से आता है? रूस से आता है। अब आप स्वतः सोच के देखिए कि हम रूस से कैसे दुश्मनी ले लें। जिस सुखोई को हमने रूस से प्राप्त किया, जिस मिग को हमने रूस से प्राप्त किया, जिस आपको बताते चले, एक का नाम जिसका नाम सुखोई है, एक का नाम जिसका नाम मिग है 21, और एक का नाम है जिसका नाम है S100 400, यह थर्ड की जगह पर आया है। आप बताइए, सारे के सारे भारत को रूस ने दिया है। अब क्या भारत इन हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है? कदापि नहीं। और आप सोचिए, जिस देश के अर्थव्यवस्था में हथियारों की आपूर्ति में 68% हिस्सा रूस से हो, क्या वो देश रूस से ऐसे छोड़ के जा सकता है? कदापि नहीं। इसलिए भारत, और भारत ठहरा किसका मित्र देश? अमेरिका का और रूस का भी। अब भारत के लिए नैतिक द्वंद्व है कि किसके साथ जाए। हाल ही में बने मजबूत देश अमेरिका के साथ, या प्राचीन काल से साथ में खड़े देश रूस के साथ। अब इन दोनों में सामंजस्य बनाना हमारे भारतीय रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय का मुख्य काम है, ये हमारा काम नहीं है। फिलहाल आगे देखते हैं। इस प्रकार भारत रूस से संबंध कदापि नहीं तोड़ सकता है। अब दूसरा जो देश आता है उसका नाम है ईरान। जानकारी के लिए हम आपको बताएं, ईरान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, तेल की आपूर्ति में या किस में। वर्तमान में देश सबसे ज्यादा इराक, दूसरा सऊदी अरब और तीसरा ईरान है। और याद रखिएगा, ईरान से अपने आपूर्ति का लगभग 10% क्रूड ऑयल इंडिया खरीदता है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये ईरान में खास बात है कि यदि आपके पास डॉलर नहीं है इंडिया के लिए, यदि इंडिया के पास डॉलर नहीं है तेल लेने के लिए, तो वो पैसे में व्यापार करने के लिए भी तैयार रहता है। दूसरी खास बात, ईरान चाबहार बंदरगाह को लेकर इंडिया के प्रति है। अब आप बताइए, इंडिया ना तो रूस से समझौता कर सकता है और ना ही ईरान से समझौता कर सकता है, क्योंकि ये दो के दोनों देश इसके पक्के मित्र हैं। लेकिन काटसा अधिनियम सारे देशों पर लागू होता है,
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इंडिया पर ये लागू नहीं होता है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दिल से कह रहे हैं कि इंडिया पर लागू नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही कार्सा अधिनियम अमेरिका ने लागू किया, तुरंत ईरान से भारत ने तेल मंगाना कम कर दिया। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि इस अधिनियम के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ईरान पर जब प्रतिबंध लगा दिया तो अब ईरान की जीडीपी वैसे कमजोर थी। अब दूसरी बात, इससे कोई तेल खरीदेगा ही नहीं तो इसकी जीडीपी और कमजोर होती जाएगी। इसके यहाँ बेरोजगारी खूब फैला रहा है, इतनी गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ का महत्वपूर्ण स्रोत केवल तेल ही है और तेल कोई खरीद ही नहीं रहा है। और तेल सबसे ज्यादा कौन खरीदेगा? चाइना खरीदेगा, या तो चाइना या तो इंडिया। तो इंडिया के ऊपर तो बैन लगा दिया गया कार्सा के तहत कि अब आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। यहीं पर छुपा हुआ है ये राज कि आखिर ईरान ने चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत को अल्टीमेटम क्यों दे दिया। देख लेते हैं। अब देखिए, भारत सरकार ने जैसे ही ईरान से तेल मंगाना कम किया, इधर तेल मंगाना कम किया, उधर जो पैसा भारत भेज रहा था चाबहार के विकास के लिए, वो पैसा भी भेजना अब उसने कम कर दिया। अब जब पैसा चाबहार को नहीं मिलेगा तो क्या चाबहार पोर्ट डेवलप हो पाएगा? नहीं। अब जब चाबहार पोर्ट डेवलप नहीं हो पाएगा तो क्या इस चाबहार से लेकर अफगानिस्तान तक इस तरह से क्या रेल नेटवर्क बन पाएगा? नहीं। क्या ये रेल नेटवर्क अफगानिस्तान के काबुल तक जा पाएगा? नहीं। ये भारत सरकार की पहल थी कि चाबहार बंदरगाह से सड़क और रेल के माध्यम से अफगानिस्तान को जोड़ दे। और यही नहीं, ये सड़क के माध्यम से भारत मध्य एशिया में, जहाँ पे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आदि सारे मध्य एशियाई ऊर्जा से भरपूर देश हैं, इनसे भारत इस रोड के माध्यम से कनेक्ट होना चाहता था। लेकिन जैसे ही पैसा उसने चाबहार पर देना कम किया, उसकी व्यवस्था और कमजोर हो गई। एक तो कार्सा अधिनियम के तहत ईरान का तेल कोई नहीं खरीद रहा है, दूसरे भारत जैसा देश चाबहार की पैसा नहीं दे रहा है। बताइए ईरान करे तो क्या करे? दो कारण हो सकता है ईरान के लिए। वो उस देश को पकड़ ले जो इसको सहायता कर सकता है, और ईरान किसकी सहायता ले सकता है? वही सहायता दे सकता है ईरान को जो अमेरिका का दुश्मन हो। और अमेरिका का वर्तमान में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना। चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है। तो चाइना ने क्या काम किया? ईरान में एक निवेश कर दिया। याद रखिएगा, चाइना ने ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश कर दिया, और इस 400 अरब डॉलर के माध्यम से 25 साल तक के लिए एक समझौता कर लिया। और इस समझौते में कहा कि 25 साल तक ईरान लगातार चाइना को तेल की आपूर्ति करता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 25 सालों में चाइना को क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं होगी। पहली बात, इस 400 अरब डॉलर की ईरान को बहुत आवश्यकता थी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए, और ये 400 अरब डॉलर भारत नहीं दे सकता है। इसकी टोटल विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार जब से आजाद हुआ है 500 अरब डॉलर को क्रॉस हुआ है। याद रखिएगा, ये बात मई की है, मई 2020 की। मई 2020 में पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर को हुआ। अब अगर जो भारत 400 अरब डॉलर ईरान को ही दे दे तो फिर बचेगा क्या? तो फिर चाइना के पास इतना कहां से आया? चाइना के पास प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा चीन के ही पास है, और अर्थव्यवस्था में चाइना दूसरे स्थान पर है अमेरिका के बाद, जबकि इंडिया अभी 6ठे स्थान पर है। भारत से 6 गुना अधिक है चाइना जीडीपी में। 6 नहीं, 3, 5 नहीं, 15, यस 5 गुना है, जबकि अमेरिका चीन का 2 गुना अर्थव्यवस्था में है। तो फिलहाल देखते हैं, अब जब चीन ने ईरान के साथ समझौता कर लिया तो इसे फिर भी तो करेगा नहीं। तेल लिया और तेल का दाम देखिए किस तरह से निकाला। तुरंत हसन रूहानी से कहा अब आप चाबहार पोर्ट से इंडिया को निकाल दीजिए। भाई अब आप ही बताइए,
हसन रूहानी को चाबहार के द्वारा इंडिया पैसा जब दे ही नहीं रहा है तो रूहानी करेंगे क्या? और एक ऐसा देश जो 400 अरब डॉलर दे रहा है, क्यों ना उसका कहना माने। इसलिए उन्होंने भारत को अल्टीमेटम दे दिया चाबहार बंदरगाह को लेकर। इससे भारत में बड़ी गड़बड़ी व्यवस्थित हुई कि अरे ये कैसे हो सकता है। तो ईरान की अपनी मजबूरियां हैं अपने पैसे तथा जीडीपी को लेकर, और चाबहार को उसने इसलिए कह दिया कि अब आप इंडिया वाले बाहर ही रहे। फिलहाल चाबहार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, याद रखिएगा, हमने आपको शुरू में ही बताया है। चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत को मध्य एशिया में पहुंच सुनिश्चित होती है, अफगानिस्तान में पहुंचता है, पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, और ग्वादर बंदरगाह जो लगभग 72 मील इस दूरी पर है, इसको भी संतुलित करता है। आगे क्या होना चाहिए ये भी जरा बता दें। आगे ये होना चाहिए कि भारत सरकार को चाबहार बंदरगाह के लिए पैसे देने जारी रखना चाहिए। जैसा भी हो, आगे वहां से बात किया जाए ईरान से कि आप ऐसा क्यों क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भारत अपनी विदेश नीति को और मजबूत करे। अब ये सारा प्रकरण था, कौन किसके साथ था, कहाँ था, ईरान ने ऐसा क्यों किया, भारत क्या था, ये सारी चीजें हमने आपको बताया। अब हम आपको अगले एक टॉपिक की ओर लेके चलते हैं जो हम आपको होमवर्क की तरह देंगे। और होमवर्क यही होगा, आपको केवल ये बताना है कि अफ्रीका में एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। और जानकारी के लिए हम आपको बताएं कि ये 2 देशों में स्थित है और ये लगभग 1800 मीटर की है, 1800 मीटर चौड़ा है। तो आपको यही बताना कि विक्टोरिया जलप्रपात किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसको 1 बार 2 बार 4 बार जितना हो सके देखते रहिए। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली क्लास में फिर हम किसी नए टॉपिक या जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक पर लेकर आपसे वीडियो समझ जरूर उपलब्ध होंगी। फिर मिलेंगे। अशोका IAS की तरफ से आपको